हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाने से ज़्यादा मुश्किल उसे समझना क्यों होता है। दोस्तों, हम स्कूल में मैथ पढ़ते हैं, इक्वेशन हल करते हैं, लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे से व्यवहार कैसे करें। नतीजा ये होता है कि लाखों लोग पैसा कमाकर भी जिंदगी भर उसकी चिंता में ही डूबे रहते हैं। पर अब वो सब आज बदलने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं द फिजियोलॉजी ऑफ मनी की वो 20 कहानियाँ जो पैसा नहीं आपकी सोच बदल देगी। और दोस्तों, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर इस टॉपिक पर इतनी गहराई और डिटेल से आज तक किसी ने वीडियो नहीं बनाया। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस टॉपिक पर पूरी डिटेल चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, नहीं तो इस वीडियो को यही से स्किप कर सकते हो। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब शुरू करते हैं। संदीप एक ऐसा नाम था जिसे उसके शहर के लोग गर्व से याद करते थे। इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट, फिर अमेरिका से MBA और अब एक मल्टी इंटरनेशनल कंपनी के ऊंचे ओहदे पर काम। उसके पास वो सब कुछ था जिसकी एक आम इंसान कल्पना करता है। महंगी कार, आलीशान घर, विदेश यात्राएं और एक मोटी तनख्वाह। उसके माता पिता उसे देखकर सीना चौड़ा कर लेते थे। लेकिन इन सारी चकाचौंध के बीच भी संदीप के भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। हर महीने की तनख्वाह आते ही जैसे रेत की तरह हाथों से फिसल जाती थी। क्रेडिट कार्ड के बिल, होम लोन, कार लोन, क्लब मेंबरशिप, दोस्तों के साथ महंगे रेस्टोरेंट में पार्टी, जैसे जिंदगी के नाम पर सिर्फ खर्च ही खर्च था। एक दिन कंपनी की छुट्टी के दौरान वो अपने गांव गया। शहर के शोर से दूर मिट्टी की खुशबू और शांत हवा ने उसके अंदर कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर दी। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी था, रमेश काका, जो पहले सब्जी के ठेला लगाया करते थे। बचपन में संदीप जब स्कूल जाता था, रमेश काका अक्सर उसे रास्ते में हंसते हुए सब्जी बेचते दिखा करते थे। अब इतने सालों बाद रमेश काका मंदिर के बाहर एक बेंच पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, आंखों में एक अलग सी चमक थी। संदीप ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, काका कैसे हो, अब भी सब्जियां बेचते हो? रमेश काका मुस्कुराए, बोले, अब वो समय नहीं रहा बेटा, अब तो सुबह मंदिर जाता हूँ, थोड़ा टहलता हूँ और फिर अपने पोते के साथ खेलता हूँ। संदीप हैरान था। उसने कहा, तो अब कमाई कैसे होती है काका? रमेश ने सहजता से कहा, 3 दुकानें हैं किराए पर दे दी गई हैं, 2 फ्लैट से किराया आ जाता है, थोड़ा बहुत शेयर बाजार से कमा लेता हूँ, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। संदीप की आंखों में आश्चर्य था। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति इतनी आर्थिक स्वतंत्रता के साथ कैसे जी सकता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये कैसे संभव है? उसने धीरे से पूछा, काका आपने ये सब कैसे किया? आप तो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। रमेश काका ने मुस्कुराते हुए अखबार मोड़ा और उसकी तरफ देखकर बोला, बेटा मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी ने जो सिखाया वो किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं था। मैं जब पहली बार सब्जी बेचने निकला तो दिन में 2 बार सोचता था, एक बार कि आज कितना कमाया और दूसरी बार कि आज कितना बचाया। मेरे पास ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो भी था उसका खर्च मैं बहुत सोच समझकर हिसाब से करता था। फिर धीरे धीरे कुछ पैसा जमा हुआ तो एक दुकान ले ली, फिर दूसरी ले ली, फिर तीसरी ले ली और इस तरह मैं करता रहा। बस बेटा, वक्त के साथ सोच बदलती गई पर आदतें नहीं। संदीप कुछ देर तक चुप रहा। उसकी आंखों के सामने अपनी लाइफ का पूरा हिसाब किताब घूमने लगा। उसके पास लाखों की सैलरी थी, लेकिन हर महीने के अंत में उसकी जेब खाली हो जाती और चिंता का बोझ उसके सर पर चढ़ जाता। उसके पास ज्ञान था पर स्थिरता नहीं थी, डिग्रियां थी पर सुरक्षा नहीं थी। वो समझ चुका था काका ने जो कमाया वो पैसे से ज्यादा अनुभव था। उस दिन संदीप ने पहली बार महसूस किया कि पैसे को लेकर हमारी सोच ही सब कुछ है। काका ने कभी किताबों को निवेश में नहीं पढ़ा था, पर उन्होंने संयम और धैर्य को अपनाया। उन्होंने जो नहीं किया, दिखावा, लालच, बिना सोच समझ के खर्चा, वही उन्हें आर्थिक रूप से आज़ाद बना गया। शाम को जब वह गांव के बस अड्डे की तरफ बढ़ा तो उसकी चाल धीमी थी, लेकिन सोच तेज थी। वह अब भी एक कंपनी में बड़े पद पर था, लेकिन आज उसने एक नया पाठ पढ़ा। पैसे को समझना सिर्फ अकल का नहीं, अनुभव और आदतों का ही खेल है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगहों पर ले जाती है जहां हम ये सीखते हैं कि असली समझ किताबों में नहीं बल्कि उन लोगों में छिपी होती है जिनका जीवन संघर्षों से निकला है और जिनकी सोच ने उन्हें सच्चा अमीर बना दिया होता है। पार्ट 2, भाग्य और जोखिम। एक छोटे से शहर में 2 दोस्त थे, आरव और निखिल। दोनों बचपन में से साथ पढ़े, एक ही स्कूल में, एक ही जैसे सपने और एक ही जैसा जुनून अमीर बनने का। दोनों ने कॉलेज खत्म किया और अपने अपने रास्ते चुन लिए। आरव ने एक स्टार्टअप शुरू किया। उसे आइडिया पर भरोसा था पर किस्मत पर थोड़ा शक रहता था।
उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। पापा की सेविंग, दोस्तों से उधारी और खुद की नींदें। मेहनत की, दिन रात एक किए। कुछ ही सालों में उसका एक ऐप वायरल हो गया। एक बड़ी कंपनी ने उसे करोड़ों में खरीद लिया। अब वो मीडिया में छा गया। युवा उद्यमी, सफलता की मिसाल, एक आम लड़का जिसने दुनिया बदल दी। वहीं निखिल ने एक मल्टी इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी शुरू की। उसने देखा था कि उसके पापा ने बिजनेस में सब कुछ गंवा दिया था, इसलिए वो रिस्क से डरता था। वो सुरक्षित चलना चाहता था, ईएमआई टाइम से भरना, एसआईपी चलाना और हर चीज़ को प्लान करके जीना। उसकी ज़िंदगी स्थिर थी लेकिन बोरिंग नहीं। वो संतुलन में जी रहा था। एक दिन कॉलेज का रीयूनियन हुआ। सब पुराने दोस्त मिले। सबकी नज़रें आरव पर थी, उसकी घड़ी पर, उसकी कार पर और उस फॉर्मल सूट पर जिसकी कीमत शायद किसी के 3 महीने की तनख्वाह से भी ज़्यादा थी। निखिल उससे मिला, मुस्कुराया और गले लगा। बातचीत के दौरान निखिल ने हल्के अंदाज में कहा, काफ़ी ऊपर पहुंच गए तू। काश मैंने भी ऐसा कुछ ट्राई किया होता। आरव ने हंसते हुए कहा, अरे तू तो बहुत समझदार था यार, मैं तो बस शायद किस्मत वाला निकला। यह बात किसी मजाक की तरह आई लेकिन निखिल के दिल में उतर गई। रात को लौटते वक्त निखिल अपनी कार में अकेले बैठा। रास्ता सुनसान था लेकिन उसके मन में बहुत हलचल थी। क्या वाकई किस्मत ने आरव को ऊपर पहुंचाया? क्या वाकई उसका ना रिस्क लेना एक गलती थी या फिर बस वो एक और रास्ता था? उसी समय आरव भी अपने घर अकेले बैठा जा रहा था। पुरानी तस्वीरें देख रहा था। वो और उसका एक को फाउंडर जिनके बीच में अब बात नहीं थी। उसने वो रात याद की जब उसे बैंक से लोन नहीं मिला था और उसकी मां ने अपनी ज्वेलरी गिरवी रख दी थी। वो दिन जब उसका ऐप क्रैश हो गया था और पूरे शहर में बदनामी हो गई थी। और वो समय जब एक छोटी सी कोडिंग गलती के चलते उसे सारा डेटा खोना पड़ा था। उसे याद आया कितनी बार वो बिखर गया था और हर बार बस किस्मत से कुछ टल गया। कुछ फैसले जो काम कर गए वो उतने ही बेवकूफ़ थे जितने कि वो जो फेल हो गए। फर्क बस इतना था, जो फेल हुए उन्हें कोई याद नहीं करता, जो चले गए उन्हें जीनियस कह दिया जाता। आरव ने महसूस किया कि निखिल कोई कम नहीं था। उसने जोखिम नहीं लिया लेकिन स्थिरता और संतुलन बनाए रखा। उसने वो खोया नहीं जो आरव ने खोया था और शायद उसने वो पनापन भी देखा नहीं जो आरव को मिला। लेकिन दोनों ही अपने अपने सफ़र में ईमानदार थे। जिंदगी सिर्फ स्क्रिप्ट की तरह नहीं चलती, ये जुए की तरह भी है। कभी पत्ते तुम्हारे हक में होते हैं और कभी नहीं। जीत हमेशा मेहनत की वजह से नहीं होती और हार हमेशा मूर्खता की वजह से नहीं होती। किस्मत और जोखिम ये 2 अदृश्य धागे हैं जो हर इंसान की कहानी बुनते हैं। और शायद सबसे ज़रूरी बात यही है, अपने और दूसरों की कहानियों को आंकते समय यह समझना कि हर जीत में थोड़ा सा भाग्य जरूर होता है और हर हार में थोड़ा सा जोखिम भी। पाठ 3, कभी भी पर्याप्त नहीं होता। विनय का नाम उसके शहर में लोग इज्जत से लेते थे। उसने बेहद गरीबी से उठकर खुद को उस मुकाम पर पहुंचाया था जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। एक समय था जब वो पिता के साथ फुटपाथ पर चाय बेचा करता था और अब वो एक बड़े बिजनेस ग्रुप का मालिक था। मॉल्स, होटल, कैफे और कार डीलरशिप। पैसों में कोई कमी नहीं थी उसके पास, लेकिन शायद एक चीज़ की बहुत ज़्यादा लालच थी। हर साल उसका नेटवर्थ बढ़ता जा रहा था लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं होता था। उसकी नज़र उस आदमी पर रहती थी जिससे उसके पास उससे ज़्यादा हो। वो एक रेस में था जिसमें कोई फिनिश लाइन ही नहीं थी। उसी शहर में एक और व्यक्ति रहता था, प्रकाश। उम्र में विनय से बड़ा और पैसे में एक स्कूल टीचर। उसने कभी बड़ा पैसा नहीं कमाया लेकिन उसे कभी उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उसकी ज़िंदगी सिंपल थी, एक छोटा घर, पुराने स्कूटर, कुछ किताबें और शाम को छत पर बैठकर अपने पौधों के साथ वक्त बिताना। एक दिन दोनों की मुलाकात एक समारोह के दौरान हुई। विनय ने देखा कि प्रकाश को लोग आदर से घेर रहे थे। पुराने छात्र, पड़ोसी, मित्र, सबके चेहरों पर एक सुकून था और आंखों में सच्चा सम्मान। विनय से रहा नहीं गया। वो पास गया और कहा, सर आपने कभी बड़ा सोचा क्यों नहीं? आप जैसे समझदार लोग अगर बिजनेस में आते तो आज बहुत अमीर होते। प्रकाश मुस्कुराए। उन्होंने कहा, विनय, अमीरी कई तरह की होती है। एक होती है जेब की और एक होती है आत्मा की। मैंने जो कमाया वो पैसों में नहीं, लोगों के दिलों में था। और सबसे बड़ी बात, मुझे कभी ज़रूरत से ज़्यादा की चाह ही नहीं हुई। विनय थोड़ी देर चुप रहा। उसके मन में जैसे कोई भारी सवाल गूंजने लगा। क्या मैं जो दौड़ रहा हूँ वो कभी ख़त्म भी होगी? उस रात विनय अपने पेंट हाउस में अकेला बैठा था। सामने थी शहर की चमकदार रोशनी, नीचे थे उसके अपने मॉल्स और बिल्डिंग्स, लेकिन उसके अंदर कुछ खाली सा लग रहा था। वो सोचने लगा,
बचपन में उसे एक अच्छी साइकिल चाहिए थी, फिर एक मोबाइल, फिर कार, फिर बंगला, और अब उसे वो चीज़ें चाहिए जो शायद कभी पूरी नहीं हो सकती थी। दूसरों से ज़्यादा, हर किसी के आगे एक ऐसा मुकाम जो शायद था ही नहीं। वो समझ गया कि उसके जीवन में पर्याप्त शब्द कभी आया ही नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। प्रकाश का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, शांत, संतुष्ट और सच्चा। वीना ने पहली बार जाना कि असली अमीरी क्या होती है। बहुत से लोग दुनिया जीतने निकलते हैं पर अपनी शांति हार बैठते हैं। वो भूल जाते हैं कि जितनी बड़ी मंजिल नहीं होती, उससे बड़ी बात होती है थोड़े में खुश रहना। क्योंकि जब थोड़ा और की चाहत अंधी हो जाती है, तब हम सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होते। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके भीतर कहीं हलचल मचा पाई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पार्ट 4, समय का जादू। अनन्या सिर्फ 26 साल की थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और करियर में तेजी से आगे बढ़ रही थी। हर साल उसकी सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ रही थी, प्रमोशन भी मिल रहे थे और उसका बैंक बैलेंस तो बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन वो जितनी तेजी से कमाती थी, उतनी ही तेजी से खर्च भी करती थी। उसका विश्वास था कि अभी तो उम्र ही क्या है, घूमना, खरीदना, जीना, ये वक्त फिर कौन सा लौट के आने वाला है। और वैसे भी सेविंग्स और निवेश में तो 40 की उम्र के बाद भी शुरू किया जा सकता है, जब जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। एक दिन ऑफिस के एक कॉन्फ्रेंस रूम में एक गेस्ट लेक्चर हुआ। बोलने वाला कोई जाने माने वित्तीय सलाहकार नहीं थे। वो एक रिटायर्ड बुजुर्ग थे, माधव बाबू, जो कभी उसी कंपनी में काम कर चुके थे। झुकी कमर, सफ़ेद बाल, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे वक्त ने ही उन्हें मांझा नहीं था बल्कि निखारा था। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, आप लोगों में से कितने लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं? सभी लोगों ने हाथ उठा दिए। फिर उन्होंने कहा, अब सोचिए, क्या कभी ऐसा समय आपके पास आएगा कि पैसा आपके लिए काम करेगा? अब उनकी ये बात सुनकर पूरे कमरे पे सन्नाटा छा गया। उनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन लोगों के दिल पर गहरा असर कर गई। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। मैंने 24 साल की उम्र में 500 रुपये हर महीने निवेश करने शुरू किए थे। तब मेरे दोस्तों ने कहा था, इतनी कम रकम से क्या होगा, लेकिन मैंने 35 साल तक लगातार वही किया। और जब मैं रिटायर हुआ, तब मेरे पास करोड़ों का फंड था, और वो भी बिना किसी बड़े रिस्क के। बस एक चीज़ थी जो दूसरों के पास नहीं थी, और वो था धैर्य। अनन्या ने यह कहानी तो सुनी, लेकिन असर ज़्यादा नहीं हुआ। उसके मन में यही था, वो पुराना ज़माना था, आज के खर्चे, आज की ज़िंदगी अलग है। वक्त बीता, अनन्या 35 की हो गई, फिर 40 की हो गई। उसने कभी निवेश की शुरुआत नहीं की थी, क्योंकि हर साल कोई ना कोई बड़ा खर्चा जरूरी लगने लगता था उसको। कार, घर, शादी, बच्चों की फीस, ट्रिप्स, गिफ्ट, इवेंट्स और भी बहुत कुछ। और ऐसा करते करते धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसकी छोटी बहन निधि, जो सिर्फ 22 साल की थी, उसके पास आई और बोली, दीदी, मैंने हर महीने सिर्फ 2000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू कर दिया है। अब जब मैं 50 की हो जाऊंगी, तब मेरे पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो जाएगा। अनन्या को यह सुनकर पहले हंसी आई, लेकिन अचानक एक गहरा सन्नाटा उसके अंदर समा गया। उसे याद आया कि माधव बाबू भी वही बात कह रहे थे, पैसे के लिए काम करने का वक्त। उस रात वो नींद नहीं ले पाई। उसका मन बार बार ये कर रहा था कि कितना कुछ कमा लिया मैंने, लेकिन अगर थोड़ा सा सब्र किया होता, थोड़ा सा पहले शुरू किया होता, तो आज मेरी मेहनत से ज़्यादा मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा होता। उसने मोबाइल उठाया और एक निवेश ऐप डाउनलोड किया। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो, लेकिन फिर खुद पर उसको हंसी भी आई। ये काम तो मुझे 15 साल पहले ही कर लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी शुरुआत कभी देर से नहीं होती। उसने पहली बार समझा कि असली जादू पैसों से नहीं, समय में छिपा होता है। पैसा बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे, और जब हम उसे समय देते हैं तो वो कुछ ऐसा कर जाता है जो हमारी कल्पना से भी परे होता है। दोस्तों, बहुत से लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास सब्र की कमी होती है। अगर इस कहानी से दोस्तों आपकी सोच में कुछ हलचल पैदा की है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप भी अब निवेश करना शुरू करोगे या अभी भी नहीं करोगे। पार्ट 5, धन कमाना और उसे बचाए रखना, दो अलग अलग बातें हैं। आदित्य को लोग फाइनेंशियल जादूगर कहते थे। 30 साल की उम्र में करोड़पति, 35 साल तक देश के टॉप स्टार्टअप फाउंडर में नाम, और 40 की उम्र तक फोर्ब्स मैगजीन में फीचर। जैसे सब कुछ किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। देखो,
कैसे मेहनत करके इतनी कम उम्र में अमीर बन गया। उसका दिमाग बहुत तेज है, पैसा खींचता है जैसे बिल्कुल चुम्बक। उसके जैसा बनना है यार। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि आदित्य जितनी तेजी से ऊपर चढ़ा था उतनी ही तेजी से एक दिन नीचे गिर भी गया। हुआ यूं कि उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, एक नया प्रोजेक्ट, एक नई तकनीक, एक नई उम्मीद, और सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर संयम की जरूरत थी, अनुभव की थी, और शायद डर की भी कमी थी। वो सोचता था, मैंने जब कमाया तो 2 बार सोचा नहीं, अब भी नहीं सोचूंगा। उसे यकीन था मैं पैसा बना सकता हूँ तो उसे दोबारा भी बना लूँगा। लेकिन किस्मत हर बार मेहरबान नहीं होती। एक छोटी सी बाजार की गिरावट, कुछ गलत फैसले, और उसके करोड़ों रातें रात खत्म हो गए। मीडिया में हेडलाइंस बदली, एक समय का स्टार अब कर्ज में डूबा, सड़कों पे आ गया। दोस्त भी उसके दूर हो गए, पार्टनर पीछे हट गए, और आदित्य अब अकेला पड़ गया। उसी समय एक और व्यक्ति था, समर। एक सिंपल, शांत इंसान जो 20 साल से एक साधारण नौकरी कर रहा था। उसकी लाइफ में कोई ड्रामा नहीं था, ना कोई डेडलाइन थी। उसके पास कुछ था जो बहुत के पास नहीं होता, वित्तीय समझदारी और धैर्य। समर ने कभी अचानक अमीर बनने की कोशिश नहीं की। वो धीरे धीरे बढ़ा, थोड़ा बचाया, थोड़ा निवेश किया, और सबसे जरूरी, बचाया हुआ कभी गंवाया नहीं। जब आदित्य अपने सबसे निचले दौर में था तो उसने समर से मिलने की इच्छा जताई। दोनों कॉलेज के साथ पढ़े थे। समर मिला, बैठा और चुपचाप आदित्य की बातें सुनता रहा। आदित्य ने कहा, मैंने पैसा कमाना सीख लिया था, पर उसे कभी बचाना नहीं सीखा। मुझे लगता था कि मैं अजेय हूँ, पर असली ताकत शायद सावधानी में होती है। समर ने सिर्फ इतना ही कहा, सफलता तक पहुँचना एक कला है, लेकिन उस पर टिके रहना एक चरित्र की परीक्षा। उस दिन आदित्य ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसे समझ आया, धन बनाना स्किल हो सकता है, पर धन को बनाए रखना एक माइंडसेट। हम अक्सर सफलता को पैसे से मापते हैं, लेकिन असली सफलता तब होती है जब आप उसे खोए बिना जी पाएं। आदित्य ने सब कुछ फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार उसके साथ अनुभव था और डर भी। वो डर जो आपको रोके नहीं बल्कि बचाए, क्योंकि डर सिर्फ कायर नहीं होते, बुद्धिमान भी होते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर करे कि पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही उससे संभालना, तो बताइए क्या आप इस सोच को अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे? पाठ 6, पूरे इतिहास को मत देखो, अपने समय को समझो। रजत का सपना था शेयर बाजार में कुछ बड़ा करने का। वो दिन रात चार्ट्स, न्यूज़, कंपनियों की रिपोर्ट्स पढ़ता था। घर वाले नाराज होते रहते थे कि एक MBA करके लड़का इतना रिस्क क्यों ले रहा है, लेकिन रजत को भरोसा था, अगर एक बार सही स्टॉक पकड़ लिया तो सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। पहले कुछ महीने में उसे घाटा हुआ, और फिर थोड़ी कमाई हुई, और फिर दोबारा नुकसान भी हुआ। वो कभी हार नहीं मानता था। उसके भीतर कुछ था जो उसे रोज सुबह नई उम्मीद के साथ कंप्यूटर के सामने बैठने पर मजबूर कर देता था। एक दिन बाजार जब सामान्य चल रहा था और ज़्यादा कुछ लोग बड़ा करने से बच रहे थे, रजत ने एक छोटी सी कंपनी में निवेश किया। उसके दोस्तों ने कहा, यार ये तो फालतू की कंपनी है, तुझे कुछ नहीं इससे मिलने वाला। पर रजत को उस कंपनी के प्रोडक्ट और उसके मैनेजमेंट और उसकी सोच पर विश्वास था। उसने जितना संभव था उतना वहाँ पैसा लगाया, लेकिन चुपचाप, किसी को पता नहीं चला। समय बीतता गया, महीनों कुछ भी नहीं बदला, लेकिन एक दिन वो कंपनी एक बड़ा सौदा जीत गई। उसकी वैल्यू अचानक आसमान छू गई। अब रजत का लगाया हुआ पैसा सिर्फ 3 महीने में 10 गुना हो गया। उस एक निवेश ने उसकी पूरी लाइफ बदल दी। उसके लिए ये टेल इवेंट था, एक अनोखा, अप्रत्याशित, लेकिन खेल पलटने वाला मोड़। आज रजत बहुत बड़ा निवेशक बन चुका है, लेकिन जब भी वो नए लोगों को सिखाने बैठता है तो सिर्फ एक ही बात कहता है, तुम्हें हर बार सही होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस एक बार असाधारण रूप से सही होना है। वो कहता है, मेरे 27 निवेशों में से 23 निवेश मेरे फ्लॉप हो गए थे, लेकिन वो एक जिसने उड़ान भरी, उसने मुझे वो सब कुछ दे दिया। लोग कहते हैं तू कितना किस्मती है, लेकिन रजत मुस्कुराता है, किस्मत ने मुझे मौके दिए, पर मैंने हर मौके को झेलते झेलते पाया और उस एक तेल को पकड़ लिया। बहुत से लोग सिर्फ औसत सोचते हैं, अगर इतना लगाएंगे तो कितना मिलेगा, अगर 5 में से 3 सही तो ठीक ही है। पर असल में जिंदगी और पैसे दोनों में औसत नहीं, अपवाद खेल को बदलते हैं।
हर सफल इंसान की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब एक टेल इवेंट जो उनकी दिशा को बदल देता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, किसी भी फील्ड में इतिहास इसलिए गुमराह कराता है क्योंकि आप औसत घटनाओं को देखते हैं, लेकिन असल में उन्हीं कुछ पलों से बनता है जो औसत नहीं होते। इसलिए अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो मायूस मत होइए। हर असफलता आपको उस एक जीत के और करीब ले जा रही है जिससे आपका पूरा जीवन बदल सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि सफलता बार बार सही होने पे नहीं बल्कि उस एक बड़ी जीत में होती है। पाठ 7, स्वतंत्रता ही असली दौलत है। नील एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था। चमकदार टाई, हर मीटिंग में रुतबा, बॉस की नज़रों में भरोसा और जूनियर स्टाफ की नज़रों में रौब। हर महीने की मोटी सैलरी उसके बैंक अकाउंट में समय पर आ जाती थी। सब उसे सेटल्ड मानते थे, लेकिन नील खुद को जानता था। हर सुबह उसकी आंख खुलती थी, वो घड़ी देखता था, 6:15 बजा है। फिर एक लंबी सांस लेकर खुद को समझाता, चलो उठो, अब लड़ाई शुरू हो गई। वो घर से निकलता था, ट्रैफिक में 1 से 1.5 घंटे का सफ़र, फिर 10 घंटे की नौकरी, फिर बॉस के ताने, क्लाइंट्स की डेडलाइन और मीटिंग्स जो कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। शाम को घर लौटता था तो उसकी बेटी झूले पर उसका इंतजार करती रहती, बोलती चलो पापा खेलते हैं। लेकिन वो थका हुआ होता था ना, बेटा कल पक्का खेलेंगे। और कल वो शब्द था जो कभी आता ही नहीं था। नील के पास सब कुछ था, पैसा, पद, पहचान, बस एक चीज़ नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से कहीं जीने की आज़ादी नहीं थी उसके पास। उसी बिल्डिंग में एक और इंसान रहता था, विनोद। वो 60 के पार हो चुके थे, रिटायर भी हो चुके थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। हर सुबह बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ते, अपनी पत्नी के साथ चाय पीते हुए वक्त बिताते और शाम को बच्चों के साथ गार्डन में खेलते रहते। नील ने एक दिन उनसे पूछा, अंकल आपने इतना पैसा कैसे इकट्ठा किया कि अब आपको चिंता ही नहीं है? विनोद मुस्कुराते हुए बोले, मैंने पैसा इसलिए नहीं जोड़ा कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी खरीद सकूं। मैंने पैसा इसलिए जोड़ा ताकि जब मुझे ना कहना हो तो मैं डरूं नहीं। अब नील चुप हो गया। उसके ऑफिस में कितनी बार वो ना नहीं कह पाया था, ना ओवर टाइम से, ना बॉस की चिल्लाहट से, ना उस जिंदगी से जो उसे अंदर से खोखला कर रही थी। उसी रात वो सोच में डूब गया, मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूँ, पर असल में जिसे पाना चाहता हूँ वो तो आज़ादी है। वो आज़ादी कि कब उठना है, क्या करना है, किसके साथ वक्त बिताना है, ये मैं तय करूँ, कोई और नहीं। अगले ही महीने नील ने एक प्लान बनाया, खर्चों को कम किया, सेविंग बढ़ाई और धीरे धीरे अपने सपनों की एक नन्ही सी नींव रखी। 2 साल में उसने खुद का काम शुरू किया। छोटा था पर उसका अपना था। सुबह अब वो अलार्म से नहीं, बेटी की हंसी से उठता था। काम कम था, पैसा पहले से थोड़ा कम, लेकिन अब जिंदगी उसकी थी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा अगर आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल नहीं देता तो फिर उसका क्या फ़ायदा। नील अब वाइस प्रेसिडेंट नहीं था, लेकिन वो अब अपनी दुनिया का प्रेसिडेंट था, क्योंकि उसकी असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं बल्कि वो है जब आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको ये एहसास दिलाया हो कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिटर्न वो है जब आप अपनी मर्जी से जी सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। पाठ 8, मन का भ्रम। राजीव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मेहनती, ईमानदार और बेहद शांत स्वभाव का। उसके पास एक छोटी सी कार थी, एक 2 BHK फ्लैट और एक छोटा सा प्यारा परिवार। ज़्यादा कुछ नहीं था, पर जो भी था उतने में ही वो संतुष्ट था। हर शुक्रवार को ऑफिस से लौटते वक्त वो अपनी बीवी और बेटे को लेकर शहर के बाहर एक अच्छी कुल्फी वाले के पास जाता। बेटे की मुस्कान और बीवी के साथ हंसी, यही थी उसकी असली दौलत। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। उसके ऑफिस में एक नया बंदा आया, समर। समर जवान था, स्मार्ट था और सबसे ज़्यादा अल्ट्रा रिच था। वो हर दिन नई घड़ी पहनता, लंच में महंगे रेस्टोरेंट पे जाता और BMW में आता जाता। राजीव चुपचाप देखता और फिर वो सवाल धीरे धीरे उसके मन में पनपने लगा, क्या मैं पीछे रह गया हूँ? अब उसे अपनी कार पुरानी लगने लगी, उसका फ्लैट छोटा लगने लगा, उसकी कुल्फी बेस्वाद होने लगी। कुछ हफ्तों बाद उसने EMI पर एक बड़ी SUV ली, फिर एक नया iPhone लिया और अब जल्दी वो भी महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाने लगा, सिर्फ दिखावा करने के लिए। राजीव पहले शांत रहता था, अब हर महीने तनाव में रहने लगा। EMI, क्रेडिट कार्ड्स, बचत खत्म। पर सोशल मीडिया पर उसके फोटो चमकते थे सक्सेस लाइफ के नाम से।
उसकी बीवी ने एक रात धीरे से पूछा, राजीव हमें ये सब चाहिए भी था क्या? तो वो चुप हो गया। उसी दिन ऑफिस में समर की एक बात उसके कान में पड़ी। यार मेरा कॉलेज फ्रेंड है ना ऋषभ, वो तो आजकल दुबई में है, उसके पास यॉट है। कभी कभी सोचता हूँ क्या मेरी लाइफ भी बेकार है। राजीव को जैसे करंट लगा हो। जिस दिन समर को देखकर वो खुद को छोटा मानना था, वो खुद किसी और से अपनी तुलना करके छोटा मान रहा था। और अब उसे समझ आ गया, तुलना का खेल कभी खत्म ही नहीं होता। अगर आप खुद को दूसरों से मापते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे। पर आज आप 10 पर हैं और कोई 20 पर, कल आप 50 पर होंगे तो आगे आपको कोई 100 पर मिलेगा। मॉर्गन हाउसल ने लिखा है, धन का अनुभव तुलनात्मक होता है। आपके पास क्या है उससे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आपके बगल वाले के पास क्या है। राजीव ने उसी दिन फैसला किया, अब और नहीं, अब सब कुछ यहीं से बंद करते हैं। उसने दोबारा वही कुल्फी खाने शुरू की जो पहले, और जहां अपने बीवी और बच्चों के साथ जाता था। उसने अपनी नई वाली एसयूवी भी बेच दी और अब उसी पुरानी कार में बैठने लगा जहां उसके बेटे ने उसे देखकर फिर से वही मासूम सी मुस्कुराहट दी। उसे एहसास हुआ, खुश रहने के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं, जरूरी है खुद के साथ शांत होना। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको ये भी सोचने पर मजबूर किया हो कि हम खुद से हार जाते हैं जब दूसरों से जीतने की होड़ में लग जाते हैं। पार्ट 9, धैर्य। धीमी दौड़ अक्सर सबसे लंबी चलती है। राजा बाबू एक छोटे शहर में किराने की दुकान चलाते थे। दुकान बड़ी नहीं थी पर ग्राहक हर रोज आते थे। पुराने भरोसे के कारण वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जोड़ घटाना उन्हें खूब आता था। हर दिन दुकान से जो थोड़ी थोड़ी कमाई होती उसमें से वो कुछ हिस्सा निकालकर एक छोटी सी गुल्लक में डाल देते थे। उनके बेटे अमन को ये सब बिल्कुल अजीब लगता था। पापा, इतना थोड़ा थोड़ा बचाने से क्या होगा? राजा बाबू मुस्कुराते, बेटा समुंदर जो है ना वो बूंद बूंद से ही भरता है। वक्त बीतता गया, अमन बड़ा हुआ, शहर में नौकरी करने लगा। उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी और लाइफ स्टाइल भी काफ़ी बड़ी। ब्रांडेड कपड़े, महंगे गैजेट्स, EMI वाली बाइक, हर वीकेंड पार्टी। वो जब भी घर आता पिता को उसी गुल्लक में पैसे डालते देखता और सोचता ये तरीका पुराना हो चुका है। एक बार अमन को ऑफिस से अचानक निकाल दिया गया क्योंकि उस समय मंदी आई थी। अब उसके पास न सेविंग थी न प्लान, और किराया भी सिर पर था। उसने अपने पिताजी को कॉल किया और आवाज़ उसकी कांप रही थी। उसने कहा, पापा मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत है। अगले दिन उसके पापा शहर गए और साथ में एक मोटी सी थैली लेकर गए। ये ले बेटा, तेरे नाम पर है। मैंने 22 साल से हर रोज़ जोड़ा है। मुझे पता था तुझे एक दिन इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तब अमन की आंखों में आंसू आ गए। तब उसे एहसास हुआ कि उसका पिता कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन उसने धैर्य और अनुशासन में निवेश किया था। वो इंसान जिसने ना MBA किया ना स्टॉक खरीदे, उसने अमन को सिखा दिया दौलत रातों रात नहीं बनती, वो रोज रोज खुद को रोकने से बनती है। मॉर्गन हाउसल भी यही कहते हैं, आपको धैर्यवान रहना होगा। धन धीरे धीरे बनता है, लेकिन दोस्तों टिकता भी वही है जो धीरे बना हो। अमन ने उस दिन के बाद अपनी जिंदगी बदली, खर्चों को सीमित किया, सेविंग्स को आदत बनाया और इंतजार करना सीखा। आज सालों बाद अमन खुद एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, लेकिन जब भी वो किसी को सेविंग और धैर्य की अहमियत समझाता है तो एक नाम बड़े गर्व से लेता है, मेरे पिता राजा बाबू। अगर ये कहानी आपके दिल में ये एहसास जगाए कि सचमुच बड़ी चीज़ें वक्त लेती हैं, लेकिन जब आती हैं तो ज़िंदगी बदल देती हैं। पार्ट 10, आपकी कहानी आपकी नज़र से। कोई भी दो लोग एक जैसी दुनिया नहीं देख सकते। दोस्तों, अनुज और इमरान दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे। दोनों ने साथ में MBA किया। दोनों की पहली जॉब मुंबई की थी और दोनों की सैलरी भी लगभग सेम ही थी। लेकिन एक चीज़ थी जो बिल्कुल अलग थी, पैसों को लेकर उनकी सोच। अनुज खर्च करने से पहले 10 बार सोचता था, EMI मत लो, सेविंग्स रखो, क्या ज़रूरत है इतने बड़े घर की। वहीं इमरान कहता था, ज़िंदगी तो एक ही बार मिलती है यार, अभी नहीं जिए तो फिर कब जिएंगे। एक दिन अनुज ने झुंझलाकर पूछ ही लिया, तू इतना लापरवाह क्यों है पैसे को लेकर? कल कुछ हो गया तुझे तो? इमरान हंसा नहीं, सीधे जवाब दिया, जब मैं 11 साल का था तब अब्बू का हार्ट अटैक से देहांत हो गया था। वो हर चीज़ सेविंग्स में डालते थे, लेकिन कभी भी जिए ही नहीं। अब्बा की जेब में ढेर सारे PPF के कागज़ थे, लेकिन जेब में टॉफ़ी नहीं थी जो मेरे लिए लाते। मैंने वहीं से सीखा, पैसे को पकड़ने से पहले उसे जीना जरूरी है। अनुज चुप हो गया।
क्योंकि उसकी अपनी कहानी बिल्कुल उल्टी थी। उसका बचपन कर्ज में बीता था, पिता की नौकरी चली गई थी, माँ ने गहने बेचकर स्कूल की फीस भरी थी। वो डर, वो कमी उसकी रगों में दौड़ती थी, इसलिए उसके लिए पैसा एक सुरक्षा कवच था और इमरान के लिए आज का उत्सव। उसी शाम अनुज ने मार्कर हाउजल की किताब से एक लाइन इमरान को पढ़कर सुनाई। हम सोचते हैं कि हम सब लोग पैसे के बारे में वैसा ही सोचते हैं जैसा होंगे, लेकिन हर इंसान की सोच उसके खुद के दर्द, डर और उम्मीदों से बनी होती है। इमरान ने कहा, भाई हमारी कहानियाँ अलग हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे की कहानी समझ लें तो शायद हम पैसों के बारे में थोड़ा और समझदार हो जाएंगे। उस दिन के बाद दोनों की सोच थोड़ी सी बदल गई। अनुज ने पहली बार अपने लिए एक कैमरा खरीदा, वो जो सालों से लेना चाहता था, लेकिन खुद को रोकता रहा। और इमरान ने पहली बार एक SIP शुरू की, ये सोचकर कि कल का ख्वाब भी जरूरी है। दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन अब वो एक दूसरे की मंजिल थे। हर इंसान पैसे को अलग नज़र से देखता है। किसी के लिए वो प्यार की कमी की भरपाई है, तो किसी के लिए वो जिंदगी को पकड़ने की कोशिश। और जब आप दूसरों की सोच को समझने लगते हैं, तभी आप असल में दौलत के मनोविज्ञान को समझने लगते हैं। दोस्तों, क्या ये कहानी आपके मन के उस हिस्से को छू गई जो कभी किसी और की सोच को समझ ही नहीं पाया? पार्ट 11। बुरी चीजें जल्दी होती हैं, अच्छी चीजें समय लेती हैं। नीरजा की जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी। एक अच्छी कंपनी में नौकरी, मुंबई में अपना फ्लैट और सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी ये कहानी एक बहुत गहरे अंधेरे से शुरू होती। नीरजा का बचपन गरीबी में बीता। उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन जब यूनिट बंद हुई तो घर में खाना तक कम पड़ गया। एक दिन तो ऐसा आया कि उनके घर में 3 दिन तक लगातार सिर्फ नमक और रोटी ही खानी पड़ी। उस शाम नीरजा ने अपनी माँ को छुपकर रोते हुए देखा था। एक माँ जो अपने बच्चों से ये छुपा रही थी कि गैस खत्म हो गई है और अगला सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे नहीं। वहीं से नीरजा के अंदर एक आवाज़ जगी, मुझे इस अंधेरे से निकलना है, लेकिन मैं चीख कर नहीं, धीरे धीरे मेहनत से निकलूंगी। वो पढ़ती रही, बिना कोचिंग, बिना ट्यूशन, सिर्फ सरकारी किताबें और पुरानी कापियाँ लेकर। जब कॉलेज में आई तो लोग कहते, तेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, तू कैसे कंप्यूटर सीखेगी? नीरजा मुस्कुराती और कहती, लैपटॉप नहीं है, लेकिन उम्मीद तो है। हर रिजेक्शन, हर ताना, हर मुश्किल उसे तोड़ नहीं पाई, बल्कि वो और निखरती गई। एक दिन जब उसे मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली तो वो वही साड़ी पहनकर इंटरव्यू में गई जो उसकी माँ ने सालों पहले 200 रुपये में खरीदी थी। आज नीरजा एक सफल बैंकर है, लेकिन जब भी उससे पूछता है कोई उसकी सक्सेस इतनी जल्दी कैसे हुई, तो वो सिर्फ मुस्कुराती है, क्योंकि किसी ने वो रातें नहीं देखी जब उसने बिना लाइट के स्ट्रीट लैंप की रोशनी में पढ़ाई की थी। लोग दुख जल्दी देख लेते हैं, लेकिन संघर्ष की जड़ें नहीं देखते। मार्कर हाउजल कहते हैं, दुनिया में बुरा बहुत तेजी से होता है, जैसे भूकंप, एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश और भी बहुत कुछ, लेकिन अच्छा वो चुपचाप उगता है, जैसे एक पेड़, जैसे एक आदत, जैसे नीरजा। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, तब भी हमारी मेहनत जमीन के नीचे जड़ें जमा रही होती है। बस थोड़ा और इंतजार, थोड़ा और भरोसा, क्योंकि अच्छाइयाँ वक्त लेती हैं, लेकिन जब आती हैं तो जिंदगी को हमेशा के लिए बेहतर कर जाती हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके अंदर उस उम्मीद को फिर से जगाया है जिसे दुनिया ने थकाकर सुला दिया था, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। पार्ट 12, सरप्राइज। चौंकाने वाली बातें जो हमारी जिंदगी और धन की दिशा बदल देती हैं। शिवम एक आम लड़का था, न ज्यादा होशियार, न ज्यादा तेज, बस एक मेहनती इंसान। उसने छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ाई की थी और फिर किसी तरह दिल्ली आ गया नौकरी की तलाश में। पहली नौकरी उसे 12,000 रुपये महीने की मिली। वो अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचा करता, क्या मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा हो सकता है? क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? एक दिन दफ्तर से लौटते वक्त उसने एक बुजुर्ग को सड़क पार करवाया। बिल्कुल सामान्य सा दिन था, कुछ खास नहीं, लेकिन 2 हफ्ते बाद वही बुजुर्ग उसके दफ्तर में आए। तुमने उस दिन मेरी मदद की थी ना? क्या तुम मेरी कंपनी में काम करना चाहोगे? मुझे ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है जो इंसानियत को सबसे पहले रखते हैं। शिवम हैरान था, ये कैसे हो सकता है? वो कंपनी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट फार्म थी और वही एक छोटी सी मुलाकात उसकी पूरी दिशा बदल गई। उस दिन शिवम ने समझा, जिंदगी कभी कभी एक सरप्राइज के पीछे छुपी होती है।
वो बात सिर्फ फिल्मों में नहीं होती, जब कोई अचानक अमीर बन जाता है या किस्मत पलट जाती है। असल जिंदगी में भी ऐसे मोड़ आते हैं जब जो आप सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग हो जाता है, और सिर्फ अच्छा ही नहीं, बुरा भी अचानक ही होता है। शिवम के ही दफ्तर में एक और लड़का था, रोहित। सबसे तेज, सबसे स्मार्ट, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट। एक दिन शेयर मार्केट में बड़ा क्रैश आया और रोहित का सारा पैसा डूब गया, क्योंकि उसने सोचा था कि वो सब कुछ जानता है, लेकिन जिंदगी ने उसे चौंका दिया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं अक्सर प्लानिंग से नहीं, सरप्राइज से होती हैं, और जो लोग समझते हैं कि उन्हें सब पता है, वही लोग सबसे पहले जाते हैं। शिवम और रोहित दोनों की जिंदगी में सरप्राइज आया, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने विनम्रता से जिंदगी को अपनाया और दूसरे ने घमंड से उसे चुनौती दी। शिवम अब जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि जिंदगी कभी भी किसी भी मोड़ पर बदल सकती है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम हर मोड़ पर इंसान बने रहें, क्योंकि सफलता और असफलता दोनों चौंका कर ही आते हैं। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा सरप्राइज आया है जिसने आपको झकझोर दिया हो या आपको नई दिशा दे दी हो? अगर हाँ, तो उस पल को दिल में रखिए, क्योंकि शायद अगला सरप्राइज अभी रास्ते में है। पार्ट 13, रूम फॉर एरर, यानी गलती की गुंजाइश रखना। कभी कभी जिंदगी हमें ये नहीं सिखाती कि हर बार सही फैसला लो, बल्कि ये सिखाती है कि गलत फैसले के लिए भी थोड़ी जगह छोड़ दो, ताकि तुम खुद को बचा सको। राघव की कहानी उन हजारों लोगों की तरह थी जो सपने लेकर शहर आते हैं। वो एक छोटे शहर का लड़का था, अपनी छोटी सी नौकरी में बहुत मेहनती, बहुत समझदार, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसका आत्मविश्वास। राघव को स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी थी। वो हर महीने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा शेयरों में लगाता। धीरे धीरे उसने एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना लिया। लोग उसे छोटा वॉरेन बफेट कहने लगे। वो सोचता, मैं हर फैसला सोच समझ कर लेता हूँ, मेरी स्टडी पक्की है, रिस्क तो दूसरों के लिए होता है। पर एक दिन बाजार ने करवट बदली। कोविड महामारी का वो पहला साल था। मार्केट क्रैश हो गया और राघव के लाखों रुपए डूब गए। उसकी ऐसी हालत हो गई कि अगले महीने का किराया तक देने में उसे परेशानी होने लगी और वो अंदर से टूट गया। पर यही वो मोड़ था जब राघव को एक पुरानी बात याद आई। उसके दादाजी हमेशा कहते थे, बेटा जिंदगी में कुछ जगह खाली छोड़ दो, जैसे गाड़ी के ब्रेक में थोड़ी हवा, जैसे घर के खर्चों में कुछ इमरजेंसी के लिए पैसे। उस रात राघव ने बैठकर सोचा, अगर उसने हर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बिना इमरजेंसी फंड रखे, बिना बैकअप प्लान बनाए, तो गलती मार्केट की नहीं, उसके अति आत्मविश्वास की थी। कुछ महीने बाद जब हालत थोड़ी सुधरी तो राघव ने दोबारा निवेश करना शुरू किया, लेकिन इस बार समझ के साथ। अब वो हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा अलग रखता, गलती की गुंजाइश के लिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, आपका आर्थिक प्लानिंग इतना परफेक्ट नहीं हो सकता कि उसमें कोई कभी गड़बड़ी ना आए। इसलिए सफलता का असली राज है आपका लचीलापन, ना कि आपकी परफेक्शन। आज राघव फिर से आर्थिक रूप से मजबूत है, पर अब जब कोई उससे निवेश का मंत्र पूछता है तो वो सिर्फ मुस्कुरा कर कहता है, थोड़ी गुंजाइश रखो। जिंदगी एकदम गणित नहीं है, यहाँ दिल भी लगता है, डर भी लगता है, और कभी कभी धोखा भी, क्योंकि जीतने वाले वो नहीं होते जो कभी नहीं गिरते, बल्कि वो होते हैं जो गिरने से पहले एक कुशन रखते हैं, एक प्लान बी, एक छोटी सी ढाल, एक रूम फॉर एरर। पार्ट 14, तुम बदल जाओगे। तुम बदल जाओगे, एक सच्चाई जिसे ज्यादातर लोग मानते ही नहीं, लेकिन भुगतते जरूर हैं। उस शाम बारिश जोरों की हो रही थी। सौरभ अपनी बाइक किनारे लगाकर एक पुराने ढाबे में बैठा चाय पी रहा था। उसके हाथ में एक फटा हुआ डायरी का पन्ना था। 10 साल पहले लिखे उसके सपनों की लिस्ट थी। 30 साल की उम्र तक उसकी अपनी खुद की कंपनी, एक स्पोर्ट्स कार, साल में 2 बार विदेश यात्रा, और सबसे जरूरी, किसी और के लिए काम नहीं करना। वो पन्ना भीग चुका था, और शायद उसकी आंखें भी। सौरभ अब 32 का हो चुका था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था, ठीक ठाक कमाता था, एक प्यारी सी पत्नी और 2 साल का बेटा भी था। पर उन पुराने सपनों में से शायद ही कुछ उसने पूरे किए हों। उसने चुपचाप अपनी डायरी बंद की और मुस्कुरा दिया। क्या मैं हार गया? नहीं। क्या मैं बदल गया? हाँ। जिंदगी की एक अजीब सच्चाई है, हम खुद को जितना स्थिर मानते हैं, हम उतने होते नहीं। हम बदलते हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं, हमारे डर, हमारे शौक, हमारे सपने सब बदल जाते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लोग फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं जैसे कि वो हमेशा आज जैसे ही रहेंगे,
लेकिन वो हमेशा रहते नहीं, और यही सबसे बड़ा धोखा होता है खुद से। सौरभ जब 22 साल का था तो वो रिस्क लेने से नहीं डरता था, पर अब उसके पास एक परिवार था, एक बच्चा जो रात में उसे पापा कहकर पकड़ लेता, और अब वो रिस्क से नहीं डरता, वो किसी और की खुशी की जिम्मेदारी महसूस करता है। ये बदलाव बुरा नहीं है, ये वो विकास है जो समय के साथ आता है। पर परेशानी तब होती है जब हम अपनी पुरानी सोच के साथ नई जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपने जब फ्यूचर के लिए कोई प्लान बनाया था तो क्या उस इंसान ने ये सोचा था कि उसका भविष्य का रूप कुछ और ही होगा? आप जिस इंसान के लिए 5 साल पहले सेविंग कर रहे थे, वो इंसान अब बदल चुका है। उसकी ज़रूरतें, उसकी चाहतें, उसकी जिम्मेदारियां सब बदल चुकी हैं। इसलिए सौरभ अब जब उससे पूछता है क्या तुमने अपने सपने पूरे कर लिए, तो वो हंसकर कहता है नहीं, लेकिन शायद वो अब मेरे सपने ही नहीं हैं। अब मेरा सपना है अपने बेटे को स्कूल छोड़ते हुए उसकी मुस्कान देखना, अपनी पत्नी के साथ चुपचाप बैठकर बातें करना, हर महीने थोड़ी सी बचत कर पाना ताकि कल कोई अफसोस ना हो। तुम बदल जाओगे, ये कोई चेतावनी नहीं, ये एक हकीकत है, और समझदार वही है जो इसे अपनाकर ही जीवन की दिशा तय करे। क्या आप भी पुराने सपनों से जूझ रहे हैं? क्या कभी आपने खुद से पूछा, क्या अब मैं वही इंसान हूँ जो कभी था? अगर हाँ, तो एक बार चुपचाप बैठकर खुद से बात कीजिए। शायद आप जान पाएंगे कि जिंदगी ने आपको बेहतर बनाया है, बस आपने उसे देखा ही नहीं। पार्ट 15 थिंग्स फ्री, यानी कुछ भी मुफ्त नहीं आता। हर चीज की एक कीमत होती है, और जो चीज मुफ्त लगती है उसका भी कोई न कोई तो मूल्य जरूर होता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे शहर के लड़के अनिरुद्ध से। अनिरुद्ध की आंखों में सपने थे, ऊंची बिल्डिंगों में काम करने के, महंगी गाड़ियों में घूमने के, और इतना पैसा कमाने के कि दुनिया सलाम करे। वो अपने गांव से निकलकर दिल्ली आया, बी स्कूल में दाखिला लिया, पढ़ाई की, इंटर्नशिप ली, और फिर एक दिन उसे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। सैलरी शानदार थी, पर्क्स बेहतरीन, और नाम वो तो चमकता हुआ तारा ही बन गया था। हर महीने सैलरी आती और वो अपने दोस्तों को कहता, देखा मेरी मेहनत रंग लाई, सब कुछ पा लिया मैंने, और सबसे अच्छी बात ये सब मुझे बिना किसी नुकसान के हुआ। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धीरे धीरे वो महसूस करने लगा कि वो जिस मुफ्त सफलता की बात करता था उसकी वो कीमत चुका रहा था। हर रोज अपने परिवार से दूर रहकर, हर वीकेंड ऑफिस की प्रेजेंटेशन में बिताकर, हर साल छुट्टियां कैंसिल कराकर। पैसे तो थे पर वक्त नहीं था, नाम तो था पर शांति नहीं थी, सपने तो पूरे हो रहे थे पर नींद टूट चुकी थी। एक रात जब अनिरुद्ध अपने ऑफिस की बालकनी में अकेले बैठा था, तभी उसके फोन पर माँ का कॉल आया। बेटा, तेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है, तू आएगा ना? अनिरुद्ध चुप हो गया। शादी की तारीख उसके एक अहम क्लाइंट के प्रोजेक्ट के बीच आ रही थी। वो जानता था एक फैसला उसके करियर को बना सकता है और एक फैसला उसके दिल को। उसी रात उसने एक डायरी खोली और पहली बार खुद से सवाल किया, मैंने जो कमाया है क्या वो वाकई में मुफ्त था, या मैंने धीरे धीरे वो सब खो दिया जो कभी मेरे पास सबसे कीमती था? मार्गन अफजल कहते हैं, कुछ भी मुफ्त नहीं आता, आपको हर चीज के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है, चाहे वो पैसा हो, समय हो या मानसिक शांति हो। हम में से ज्यादातर लोग सब कुछ बड़ा पाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे उन्होंने किस चीज की कुर्बानी दी है। लेकिन सच्चाई यही है कि पैसा कमाने के लिए समय देना पड़ता है, रिश्ते बनाए रखने के लिए अहंकार को छोड़ना पड़ता है, आज़ादी के लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, और सपनों के लिए कई रातों की नींद देनी पड़ती है। अनिरुद्ध ने अगली सुबह अपनी कंपनी को मेल लिखा, मैं छुट्टी पर रहूंगा अपनी बहन की शादी में। और जब शादी में वो अपनी बहन की डोली में बिठा रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के, क्योंकि उस दिन उसने पहली बार सही कीमत चुकाई थी, सही चीज के लिए। तो याद रखो दोस्तों, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम भी कुछ फ्री में पा रहे हो, तो शायद तुम्हें अब भी उसकी कीमत महसूस ही नहीं हुई। पार्ट 16, यू एंड मी, यानी तुम और मैं शायद एक ही चीज चाहते हो, सफलता, पर हमारा रास्ता, हमारी सोच, हमारी मंजिलें अलग हो सकती हैं, और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, समीर और रवि। दोनों ने साथ में स्कूल की पढ़ाई की, दोनों के सपने ऊंचे थे, दोनों मेहनती थे, पर एक बात में बहुत अंतर था। रवि हमेशा कहता था, भाई रिस्क लो, ज़्यादा पैसा वही है। वो स्टॉक्स में निवेश करता, क्रिप्टो करेंसी की हर नई लहर पर वो सवारी करता। उसका कहना था, अगर 10 में से एक दांव भी चल गया ना तो करोड़पति बन जाऊंगा।
वहीं समीर शांत और संयमी था। वो कहता, धीरे धीरे चलना बेहतर है, मैं अपने बच्चों का भविष्य देख रहा हूँ। उसने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किए, एक छोटा सा घर ले लिया, LIC करवाई और SIP में पैसे डालता रहा। समय बीतता गया। 10 साल बाद रवि के पास एक आलीशान कार थी, लेकिन दिल में बेचैनी भी। समीर के पास एक साधारण गाड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। एक दिन दोनों एक कैफे में मिले। रवि ने मजाक में कहा, भाई तू तो अब भी वही पुराने डर्रे पर है, कब बनेगा करोड़पति? समीर मुस्कुराया और बोला, मैं करोड़पति नहीं बना, पर मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, मेरी बीवी मुझसे खुश है और माँ पापा हर वीकेंड में मेरे घर आते हैं। शायद यही मेरी असली दौलत है। मार्गा नोजल कहते हैं, लोगों की आर्थिक योजनाएं अलग होती हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी, उनकी प्राथमिकताएं और मंजिल भी अलग अलग ही होती है। इसलिए दूसरों को देखकर अपने फैसले मत लो। तुम जिसे कॉपी कर रहे हो वो शायद कुछ और ही खेल खेल रहा हो। सोशल मीडिया पर जब हम देखते हैं कि कोई अचानक अमीर हो गया या कोई 25 की उम्र में ही करोड़ों कमा रहा है, तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमें लगता है मैं पीछे रह गया। लेकिन सच्चाई यह है कि शायद वो तुम्हारी दौड़ का हिस्सा ही नहीं है। तुम्हारा सफ़र अलग है, तुम्हारे डर अलग हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारे सपने, तुम्हारे मूल्य सब अलग हैं। इसीलिए जो रवि के लिए सही है, जरूरी नहीं कि वो समीर के लिए भी सही हो। एक बार फिर समीर ने रवि से कहा, भाई तू अपनी रफ्तार में अच्छा कर रहा है, मैं अपनी रफ्तार में, हम दोनों ही सफल हैं, बस रास्ते अलग अलग हैं। और शायद यही वो सबसे बड़ा सबक है जो हमें समझना चाहिए। दूसरों की ज़िंदगी तुम्हारे लिए पैमाना नहीं हो सकती। तो अगली बार जब आप किसी को देखो जो आपसे ज़्यादा कमा रहा है या ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है, तो रुककर खुद से पूछो, क्या मैं भी वही खेल खेल रहा हूँ? क्या मेरी ज़रूरतें, मेरे मूल्य, मेरी जिम्मेदारियाँ भी वैसे ही हैं? अगर जवाब नहीं, तो फिर अपने रास्ते बदल दो, अपने नियमों के साथ चलो, क्योंकि तुम और मैं अलग अलग हैं। पाठ 17, नकारात्मकता का आकर्षण। कभी कभी हम बुरे की उम्मीद इसलिए करते हैं क्योंकि अच्छा होना हमारी समझ से बाहर लगता है। एक गांव था जहां हर कोई बारिश का इंतजार कर रहा था। धरती सूख चुकी थी, खेत प्यासे थे और किसान रोज आसमान की तरफ देखता, लेकिन बादल नहीं आते। उस दिन उस गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, सुरेश बाबा। वो रोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर मुस्कुराते रहते थे। एक दिन गांव का एक युवक मनोज उनके पास पहुंचा और पूछा, बाबा आप इतने शांत क्यों हैं? सब लोग परेशान हैं कि फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन आपको कोई डर ही नहीं लगता? बाबा मुस्कुराए और बोले, डर तो सबको लगता है बेटा, पर डर के पीछे भागने से बारिश नहीं आती। नकारात्मकता का आकर्षण यही है। जब हम बुरी खबर सुनते हैं, मार्केट क्रैश हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, डॉलर गिर रहा है, तो हमें लगता है कि यही सच है। क्यों? क्योंकि नकारात्मक बातें तुरंत असर करती हैं। वो हमारे डर को छूती हैं, हमारी असुरक्षा को जगा देती हैं। जब कोई कहता है अगले साल मंदी आएगी, तो वो भविष्यवाणी नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ हमारे अंदर छिपे डर को आवाज़ दे रहा होता है। एक बार एक मशहूर इन्वेस्टर का इंटरव्यू टीवी पर चल रहा था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि मार्केट कब गिरेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि हर गिरावट के बाद एक नई ऊंचाई आती है। पर लोग उस बात पर ध्यान नहीं देते। वे उस इंसान की बातें सुनते जो कहता है सब बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नकारात्मकता का आकर्षण बहुत गहरा है। हमारे दिमाग को ये बातें ज़्यादा सच्ची लगती हैं, क्योंकि वे हमारी आशंकाओं को सही साबित करती हैं। सुरेश बाबा ने एक दिन गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, तुम लोग सोचते हो कि बारिश नहीं होगी, इसलिए खेत जोतना बंद कर दिया, बीज बोना बंद कर दिया, लेकिन अगर बारिश आ गई तो तब क्या होगा? अब उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाया। आशा मुश्किल होती है, निराशा आसान। आशा में मेहनत करनी पड़ती है, निराशा में सिर्फ बैठकर शिकायत ही करनी है। मार्गा नोजल इस अध्याय में कहते हैं कि न्यूज़ और मीडिया नकारात्मकता को ज़्यादा दिखाते हैं क्योंकि वो बिकती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया सच में बर्बाद हो रही है। इतिहास गवाह है, हर युद्ध के बाद पुनर्निर्माण हुआ है, हर मंदी के बाद ग्रोथ आया है, हर संकट के बाद समाधान निकला है। तो अगली बार जब कोई कहे सब बर्बाद हो जाएगा, तो रुक कर सोचिए, क्या ये डर मेरा है या बस किसी और की आवाज़ है? गांव में आखिरकार बारिश हुई। मनोज मुस्कुराया और बाबा से बोला, बाबा आप ही सही थे। बाबा बोले, नहीं बेटा, मैं बस उम्मीद के साथ जीता हूँ, क्योंकि अगर उम्मीद नहीं है तो भी जीना ही क्या है। पाठ 18, When you will believe anything, यानी जब आप कुछ भी मान लेते हैं।
जब इंसान जवाब नहीं ढूंढ पाता तब वो किसी भी कहानी पर यकीन कर लेता है। शहर की भीड़ से दूर एक छोटा सा गांव था, कैलाशपुर। वहाँ का हर आदमी, हर औरत एक रहस्य में डूबे रहते थे, क्योंकि कुछ महीने पहले गांव के एक व्यापारी गोविंद भैया की अचानक मौत हो गई थी। गोविंद भैया एक अच्छे भले, खुशहाल, हंसते खेलते इंसान थे। किसी को नहीं समझ आया कि इतनी दौलत, इतना नाम और सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने आत्महत्या क्यों कर ली। कोई बोलता किसी ने तंत्र क्रिया दिया होगा, कोई बोलता उसके पैसे काले थे, उसने फुसफुसाया, जरूर कोई औरत का मामला होगा। लोगों को कारण चाहिए था, लेकिन सच बहुत सरल था और लोग उस सरलता पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। गोविंद भैया अकेले थे, थके हुए थे। बचपन से उन्होंने बस कमाने की मशीन ही बनने की ठानी थी। दोस्त नहीं थे, परिवार से दूरी बन गई थी और जब पैसा आया तो सुकून चला गया। पर यह सुनने के लिए लोग तैयार नहीं थे, क्योंकि हम इंसान जटिल कहानियों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, जबकि सरल सच्चाई हमें हमेशा अधूरी ही लगती है। मार्गन आउजल कहते हैं, जब चीज़ें समझ नहीं आती तो हम अपने डर, अपनी उम्मीद या अपने अनुभव से कहानी बना लेते हैं। बाजार गिरता है तो हम मान लेते हैं कोई साजिश है, कोई अमीर आदमी बनता है तो हम मान लेते हैं उसने धोखा दिया होगा, क्योंकि हमें दुनिया को अपनी समझ के दायरे में रखना है। और जब हम कुछ समझ नहीं आता तो हम कहानी गढ़ लेते हैं। एक बार शहर से एक मनोवैज्ञानिक आया। उसने गांव के लोगों से पूछा, क्या आपने कभी गोविंद भैया से खुलकर बात की थी? सब चुप। फिर उसने कहा, कभी कभी इंसान बाहर से अमीर होता है पर अंदर से एक टूटा हुआ घर होता है, जिसमें कोई दीवार नहीं बसती, कोई रोशनी नहीं होती। हम भूल जाते हैं कि पैसा, शोहरत, संपत्ति ये सब खुशी की गारंटी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ये बात स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए हम खुद ही कहानियाँ गढ़ लेते हैं। एक बार एक बच्चा रघु अपने दादाजी के पास पूछ बैठा, दादाजी अगर गोविंद भैया इतने अमीर थे तो वो दुखी क्यों थे? दादाजी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा पैसा जरूरी नहीं है, लेकिन जिंदगी में अगर समझ ना आई तो पैसा भी सवाल बन जाता है। When you will believe anything सिर्फ एक अध्याय नहीं, यह एक आईना है जिससे हम देखते हैं कि हम तथ्य की बजाय अफवाहों को, सच्चाई की बजाय कहानियों को ज्यादा मानते, और हम मान लेते हैं कि अमीर लोग ज्यादा धोखेबाज होते हैं, गरीब लोग ज्यादा ईमानदार होते हैं। जो इंसान चुप है उसमें कुछ छुपा है, और जो खुश है उसकी किस्मत अच्छी है। पर यह सब हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानियां हैं। विश्वास जरूरी है, लेकिन सोच के साथ। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि गोविंद भैया का दुख बस यही था। उन्होंने सबके लिए सब कुछ कमाया पर खुद के लिए कुछ नहीं जिया। अब जब बारिश होती तो गांव वाले मंदिर के बाहर बैठकर एक दूसरे से पूछते, तू खुश है? तेरे मन में कोई सवाल तो नहीं? क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया, हर मुस्कान के पीछे कोई कहानी होती है, और हर कहानी को जानने से पहले किसी पर विश्वास करने से बेहतर है उससे बात करना। पाठ 19, ऑल टुगेदर नाउ, यानी अब सब कुछ एक साथ। जिंदगी एक पहेली नहीं बल्कि एक चित्र है जो अलग अलग रंगों से बनता है। शुभम नाम का एक लड़का था, 25 साल का, तेज, महत्वाकांक्षी और हर रोज नया सपना पालने वाला। वो हमेशा सोचता था, अगर मैं फाइनेंस सीख लिया तो सब सुलझ जाएगा, अगर मैंने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो सब सही हो जाएगा, अगर मैं सही से इन्वेस्ट कर लूँ तो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। उसकी डायरी में ढेर सारे नोट्स थे, कम खर्च करो, लॉन्ग टर्म सोचो, इमोशन को कंट्रोल करो, कंपाउंडिंग समझो, रिस्क को पहचानो। पर एक दिन जब वो अपने पिता के पास बैठा जो साधारण किसान थे, तो उसने पूछा, पापा आपने तो फाइनेंस नहीं पढ़ा, ना कोई बुक, फिर भी आपने कभी कोई गलती क्यों नहीं की? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा मैंने ज़िंदगी को टुकड़ों में नहीं देखा, मैंने उसे एक पूरे रूप में जिया। यही बात मार्गन आउजल इस अध्याय में कहते हैं। पैसे को समझने के लिए आपको सिर्फ नर्वस ग्राफ या रूल्स नहीं चाहिए, आपको जिंदगी को एक समग्र रूप से देखना होगा। अगर आप पैसे बचाते हैं लेकिन आपकी शादी टूट रही है तो आपकी वेल्थ अधूरी है। अगर आप करोड़ों कमा रहे हैं लेकिन हर रात बेचैनी से सोते हैं तो आपका सुकून अधूरा है। अगर आप दुनिया को इम्प्रेस कर रहे हैं लेकिन खुद को खोते जा रहे हैं तो आपकी सफलता अधूरी है। पैसा एक कला है और इस कला में संतुलन जरूरी है। शुभम ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि हर फाइनेंशियल सलाह, हर नियम, हर सीख एक पजल का टुकड़ा है, पर जब तक आप उसे जीवन के बड़े कैनवास पर रखकर नहीं देखेंगे तब तक वो अधूरा रहेगा।
कंपाउंड इंटरेस्ट तभी काम करता है जब आपके पास सब्र हो, फ्रुगलिटी हो, तभी कारगर होती है। जब आप शांति से जीना जानते हो, रिस्क लेना तभी सही होता है जब आपको खुद पर यकीन हो। शुभम ने उस दिन इन्वेस्टमेंट कम और इनसाइट ज़्यादा जमा करना शुरू किया। अब वह बुक्स तो पढ़ता पर साथ ही शाम को माँ के हाथ की चाय भी पीता, दोस्तों के साथ बैठकर बातें भी करता और अपने रिश्तों में वेल्थ की जगह वेलनेस ढूंढने लगा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, डोंट ट्राई टू बी कोल्डली रेशनल व्हेन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, बिकॉज बी रीजनेबली रीजनेबल। क्योंकि आप एक रोबोट नहीं हैं, आप इंसान हैं जिसके पास भावनाएं, इच्छाएं और सीमाएं हैं। इसलिए जिंदगी के सारे पार्टों को सिर्फ याद मत करो, उन्हें जीने की कोशिश करो। रिस्क के साथ सेफ्टी, सेविंग के साथ एंजॉयमेंट, सादगी के साथ गरिमा, महत्वाकांक्षी के साथ शांति, सब कुछ जोड़ो, तभी पैसे की साइकोलॉजी समझ में आएगी। अब शुभम हर रात ये सोचकर सोता, पैसा जरूरी है पर वो सिर्फ एक हिस्सा है मेरी पूरी कहानी का। पार्ट 20, स्वीकारोक्तियाँ, कन्फेसेशन। कुछ सच्चाइयाँ सिर्फ स्वीकार करने के लिए होती हैं, समझने के लिए नहीं। एक लेखक था, उम्र करीब 36 साल। दुनिया उसे एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट मानती थी, लेकिन उसके दिल में हर रोज एक नई उथल पुथल चलती थी। लोग उससे पूछते थे, आपने इतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट आइडिया कैसे सीखा? आपने पैसे के बारे में इतनी समझ कहाँ से पाई? कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से गुरु थे? बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उस मुस्कान के पीछे कई गलतियाँ, कई अधूरी रातें और कई अस्वीकृतियाँ छुपी थी। उसका नाम था मॉर्गन हाउसल और इस अंतिम अध्याय में वो अपनी किताब के अंत में स्वीकार करता है, मैं कोई फाइनेंशियल जीनियस नहीं हूँ, मेरी सोच मेरे अनुभव से बनी है और अनुभव गलतियों से आया है। उसने कहा, मैंने स्टॉक्स बेचे, जब सब खरीद रहे थे मैंने खरीदे, जब सब बेच रहे थे मैंने कई बार डर के मारे डिसीजन बदले, कभी रिस्क लिया और जला, कभी नहीं लिया और पछताया। क्योंकि असलियत यही है, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं होता। हम सब भावनाओं से बने इंसान हैं। हम पैसों पर अपने डर, अपनी परवरिश, अपनी यादों और अपनी उम्मीदों के हिसाब से सोचते हैं। हर कोई अलग है, हर किसी का रास्ता अलग। उसी लेखक की तरह हम सबकी जिंदगी एक किताब जैसी है, जिसका हर एक पन्ना एक सबक है, कभी शर्मनाक, कभी शानदार, पर हमेशा सच्चा। शायद आपने भी कभी कोई ऐसी फाइनेंशियल गलती की होगी जो आज आपको परेशान करती है। शायद आपने किसी स्कीम में पैसे खो दिए या बहुत देर से समझा कि सेविंग क्यों जरूरी है। लेकिन यही तो है असली धन, अनुभव। मॉर्गन स्वीकार करते हैं, मैंने सब नहीं सीखा, मैं आज भी सीख रहा हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि मैं उनकी पत्नी और उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल बेहद सादा रखी, ना ही कोई लग्जरी गाड़ी, ना ही कोई वीआईपी बंगला। क्यों? क्योंकि उन्होंने जाना कि सच्ची दौलत वो है जो दिखती नहीं, वो है फ्रीडम, जो सुबह उठते वक्त महसूस होती है। हम सब किसी न किसी भ्रम में जीते हैं। कभी हम सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, तो कभी हम सोचते हैं कि हमें और चाहिए, पर अंत में हर भ्रम टूटता है और सच्चाई सिर्फ बचती है। इसलिए उन्होंने द फिजियोलॉजी ऑफ मनी का अंतिम पार्ट ऐसे ही खत्म किया, डोंट कॉपी अदर्स ब्लाइंडली, डोंट एज्यूम्स आई एम ऑलवेज राइट, टेक व्हाट फिट्स यू एंड लीव व्हाट डज नॉट। और यही है पार्ट हमारे लिए भी। आज का आपका सफ़र आपका है, आपकी कहानी, आपके फैसले, आपकी गलतियाँ, सब कुछ। तो किसी और के फैसले से अपनी वैल्यू को मत तौलिए, किसी और के तरीके को अपना स्टैंडर्ड मत बनाइए। कभी कभी सबसे समझदारी अपनी सीमाओं को स्वीकार करने में होती है। अब लेखक की किताब बंद होती है, पर पाठक की जिंदगी की किताब अब असल मायनों में यहीं से शुरू होती है। आपसे यही निवेदन है कि जब आप पैसे की साइकोलॉजी समझ चुके हैं तो उसे जीना शुरू करो, दूसरों को कॉपी करना बंद करो, खुद पर भरोसा करो और इस सफ़र की शांति को समझ और साहस के साथ तय करो। तो दोस्तों, आज का सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम मिलते हैं आपसे किसी इसी तरह की और मोटिवेशनल वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।